तो हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। फ्रेंड, आप सभी लोग कैसे? आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोग का सेकंड एग्जाम का तैयारी जोरों शोरों से करवाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ फिजिक्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला। आप लोगों को पता चलेगा कि आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड एग्जाम में। सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन में थोड़ा बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन रहता है। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम जैसा नहीं रहता, इसमें अच्छा खासा आप लोग का एग्जाम क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। ये फिजिक्स का है, जो कि 2022 में पूछा गया सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें टोटल 40 क्वेश्चन है फिजिक्स का। तो इसमें मैं 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं डिटेल एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो वो सारा क्वेश्चन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो 20 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने में 20-25 मिनट लग जाएगा। तो 20 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो पर आप लोग दे दूंगा। इस वीडियो पर आप लोग को 20 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये परिपथ की भुजा CD में धारा होगी। ठीक है, ये जो CD है यहाँ पर कितना धारा होगा, विद्युत धारा, वो पूछा जा रहा है। द करेंट इन द आर्म CD ऑफ द सर्किट विल बी। ठीक है, बहुत कोई बोल रहे थे इंग्लिश में समझाए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट हिंदी मीडियम का है, इसलिए मैं हिंदी में ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बाकी इंग्लिश में भी आप लोग समझ सकते हैं कि CD में कितना करंट पास होगा, वो हम लोग को पूछा जा रहा है। विद्युत धारा कितना इसमें से गुजरेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एरो का देख लीजिए। एरो जो दिया हुआ है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर आ रहा है ना, 5 एम्पियर आ रहा, और इधर देखिए 2 एम्पियर चला गया। ये 5 एम्पियर आया, इधर चल गया 2 एम्पियर, और यहाँ से सीधे चला गया 3 एम्पियर। दिख रहा है ना, यहाँ 3 एम्पियर इधर चल गया और 2 एम्पियर उधर चल गया। 5 एम्पियर टोटल था ना, 2 एम्पियर उधर और 3 एम्पियर इधर। यहाँ से देखिए 2 एम्पियर घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, और ये 3 एम्पियर घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा। फिर ये दोनों यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, फिर 5 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 एम्पियर आया और यहाँ से 3 एम्पियर हो गया, टोटल मिलकर 5 एम्पियर हो जाएगा। और यही 5 एम्पियर इधर से गुजरेगा, मतलब कि ये CD से ही गुजरेगा 5 एम्पियर। CD से होकर कितना एम्पियर गुजरेगा, 5 एम्पियर। तो 5 एम्पियर की इसमें ऑप्शन 3, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कहा जा रहा है, बिंदु A तथा B में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तुल्य प्रतिरोध मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग को पूछा जा रहा है A और B के बीच में। तो ये चीज़ तो आप लोग को पढ़े होंगे। ये देखिए, ये चीज़ 2 ओम का है। ये दोनों किस में है बताइए, ये समांतर क्रम में है, जिसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इसके लिए निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R1 मतलब 1/2 प्लस 1/2 हो गया कितना, 1 ओम। मतलब कि ये दोनों के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम। तो इसको हटा के हम 1 ओम लिख सकते हैं। ये हो गया A पॉइंट, यहाँ हो गया मेरा 3 ओम, एंड ये दोनों को हटा के लिख दिए 1 ओम। ये दोनों को हटा के 1 ओम लिख दिए, 1 ओम, 1 ओम। ठीक है, अब यहाँ पर पॉइंट B है, तो ये A पॉइंट और B पॉइंट के ही बीच में हम लोग को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो बताइए, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 2 ओम, सॉरी 1 ओम। तो ये दोनों किस में आप लोग को दिख रहा है, ये तो आप लोग को श्रेणी क्रम में दिख रहा है, श्रेणी क्रम में दिख रहा है ना। तो श्रेणी क्रम में हम लोग क्या कर रहे हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2। तो 3 + 1, तो क्या हो गया 4 ओम। 4 ओम किस में है बताइए, 4 ओम ऑप्शन 4 में। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें। देखिए, यदि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से दिए गए चित्र के अनुसार गुजरती है, तो परावर्तित किरण कहाँ से होकर गुजरेगी, ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन फोकस से होकर गुजरेगी, दूसरा ऑप्शन ध्रुव से होकर जाएगी, तीसरा ऑप्शन मुख्य अक्ष के समांतर होगी, या चौथा ऑप्शन आप लोग अपने पथ पर पुनः लौटाएगी। यहाँ पर फिगर दिया गया है। इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग का जो इमेज फॉर्मेशन आप लोग पढ़े थे क्लास 10th में पढ़े थे ना, इमेज फॉर्मेशन किस तरह से इमेज बनता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में, वो सबसे पहले मैं रिवीजन करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन नंबर 8 में शायद बहुत मस्त सवाल बनाया गया है। तो पहले वो समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है थोड़ा सा आप लोग टफ मान सकते हैं। तो पहले ये चीज़ आप लोग को समझा देता है इमेज फॉर्मेशन, उसके बाद आप लोग के साथ इस क्वेश्चन पर आते हैं और उस क्वेश्चन पर भी आएंगे। तो फ्रेंड, आप लोग इस तरह से कुछ पढ़े होंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन। तो कुछ इस तरह से आप लोग क्या पढ़े हैं देख लीजिए। पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ क्या है, कि ये आप लोग का अवतल दर्पण हो गया। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया जब इमेज जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो यदि इन्फिनिटी पर रहता है, ठीक है, अनंत पर रहता है, तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है बताइए, फोकस पर बनता है, और पॉइंट साइज का, मतलब कि बहुत छोटा पॉइंट साइज का बनता है। ये तो आप लोग पढ़े होंगे। और किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है वो देखिए। ठीक है, यहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा, इस इमेज को देखिए, इसमें देखिए, इसमें क्या होता है, जब C के परे जो आप लोग पढ़े ना, वक्रता केंद्र के परे यदि रखते हैं कोई ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, C और F के बीच बनता है, जैसे यहाँ पर बनाया गया, और रे डायग्राम के द्वारा बनाया गया किस तरह से बनता है। ठीक है, 2 रे जब मिलता आपस में, जहाँ कट करता है वहीं पे जो है इमेज फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक रे आप लोग गया है पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, मुख्य अक्ष के, और ये फोकस से होकर गुजरेगा, वो तो आप लोग पता ही होगा। और एक रे क्या गया, C से होकर गया है। C से अगर होकर जाता है तो कहाँ से होकर गुजरता है, देखिए यही क्वेश्चन आप लोग आया हुआ था। C से होकर गया है, तो सी से होकर जाएगा तो कहाँ से होकर गुजरेगा, सी से ही होकर जाएगा। देखिए अपना पाथ को रिट्रेस कर दिया, मतलब जिस पाथ पर वो आया उसी पाथ पर पुनः
लौट गया, है ना, जिस पथ पर आया उसी पथ पर लौट गया ना। देखिए यहाँ पर दिखाया गया आपतित किरण और यही हो गया परावर्तित किरण। ऐसा क्यों हुआ इसका रीज़न मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है वो चीज़ समझिए, यहाँ से वो चीज़ समझ सकते। देखिए एक आपतित किरण हो गया और यहाँ से एक परावर्तित किरण हो गया, और देखिए डॉट डॉट लाइन करके गया है ना, वो आप लोग का अभिलंब हो गया। तो ये आप लोग को समझना हो कि अभिलंब कहाँ से होकर गुजरता है। पता है अभिलंब आप लोग को कहाँ से होकर गुजरता है? अभिलंब हमेशा जो है ना ये सी से होकर गुजरता है, वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है। ऐसा क्यों होता पता है? तो आप लोग वृत्त में एक चीज़ पढ़े होंगे, वृत्त में पढ़े हैं ना, बहुत कोई पढ़े होंगे बहुत कोई नहीं भी पढ़े होंगे, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वृत्त में एक चीज़ पढ़े होंगे स्पर्श रेखा, जिसको टेंजेंट बोला जाता है, टेंजेंट बोला जाता है। और एक पढ़े होंगे नॉर्मल। मान लीजिए ये सर्कल का जो है, ये वृत्त का जो है केंद्र है, ठीक है। तो ये हो गया स्पर्श रेखा जिसको टेंजेंट बोला जाता है। और एक नॉर्मल पढ़ेंगे, नॉर्मल मतलब जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है, लंब होता है जो, उसी को बोला जाता है। ये हो गया आप लोग का नॉर्मल, ये हो गया टेंजेंट। तो जो नॉर्मल होता है ना, जो नॉर्मल होता है वो हमेशा वृत्त के कहाँ से होकर गुजरता है? केंद्र से होकर गुजरता है। ये चीज़ यहाँ पर लागू होगा, यही चीज़ सेम यहाँ पर लागू होगा। जो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर गुजर रहा, मैं डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग सेकेंड एग्जाम में इसी तरह आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से ये होकर गुजरा। अब देखिए ये जो अभिलंब है, अभिलंब मतलब क्या, यही हो गया इसका नॉर्मल। नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं अभिलंब हिंदी में। तो अभिलंब हमेशा कहाँ से होकर गुजरता है? वक्रता केंद्र से। समझ गए ना, जैसे वृत्त में कहाँ से होकर गुजर रहा था, वो भी केंद्र से, वृत्त के केंद्र से। उसी तरह अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरेगा, ठीक है, अभिलंब हमेशा केंद्र से होकर गुजरेगा। बताइए ये आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, अभिलंब यहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा? यहाँ से। अब बताइए इसमें, बताइए इस तरह से भी अब क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि इस तरह से आया एक किरण और इसमें इसी तरह गुजर गया। ये तो आप लोग पूछा गया था ये क्वेश्चन में। अब बताना है कि इसका अभिलंब कहाँ से होकर गुजरेगा। बताइए इसका अभिलंब भी यहीं से होकर गुजरेगा। अभिलंब हमेशा सी से ही गुजरता है, मतलब वक्रता केंद्र से ही हमेशा गुजरता है। समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? अभिलंब भी यही होगा, अभिलंब भी यही रेखा होगा, यही इसी से गुजरेगा अभिलंब भी, सी से ही। और यदि पूछा जाएगा आपतन कोण क्या होगा, तो आपतन कोण 0 डिग्री होगा। परावर्तन कोण क्या होगा, तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। समझ गए? तो ये चीज़ आप लोगों को समझना था। और आप लोग किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होता है वो आप लोगों को समझना होगा। देखिए जैसे इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है ये इसको समझ लीजिए। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से एक रे गया और फोकस से होकर गुजर गया। फोकस से क्यों गुजरा? क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर गया हुआ था, ठीक है, तो वो फोकस से हमेशा गुजरता। अब देखिए सी से गया तो वापस सी से गुजर गया। तो मतलब कि जहाँ पर कटिंग बिंदु आया वहीं पर तो इमेज बनता है ना। देखिए यहाँ पर कट किया मतलब कि इमेज जो है यहीं पर बनेगा और इससे छोटा बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा जब सी से परे रखते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप लोग पढ़े होंगे। अब नेक्स्ट जानते हैं कि सी पर यदि रखते हैं तो हमेशा ऑब्जेक्ट कहाँ, इमेज कहाँ पर बनता है? सी पर ही बनता है और सेम साइज का बनता है। ये चीज़ भी आप लोग पढ़े हैं। इमेज कैसे बनाए वो भी आप लोग देख सकते हैं। इमेज बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोग कहीं पर भी रख सकता है, ठीक है, कहीं पर भी दे दिया जाएगा ऑब्जेक्ट, तो आप लोग इमेज बनाना आना होगा, ठीक है, आप लोगों को कैसे बनाते वो जानना होगा। तो यहाँ पर आया एक, यहाँ से रे गुजरा और एक फोकस से कर दिए तो फोकस से जाता है तो कहाँ से होकर गुजरता है? उसके पैरेलल हो जाता है। अब देखिए दोनों कहाँ पर कट कर रहे हैं? यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर इमेज बन जाएगा। उसी तरह से इसमें देखिए जब सी और एफ के बीच में रखेंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे तो एक हम लोग का ले लिए इस तरह से, जो ये आपतित किरण है जो इस तरह से ले लिए, ठीक है। तो परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगा? सी से ही होकर गुजरेगा। तो ये एक ये हो गया और दूसरा किरण ले लिए इसके पैरेलल ले लिए, मतलब समांतर ले लिए मुख्य अक्ष के, तो ये कहाँ से गुजरेगा? फोकस से होकर गुजरेगा और जहाँ पर कटिंग बिंदु है वहीं पे इसका इमेज बनेगा। तो उसी तरह से ये दोनों भी है, ठीक है, ये दोनों भी आप लोग पढ़ लिए हैं। और उत्तल दर्पण के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा एक बार। अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमको वो क्वेश्चन बहुत पसंद आया। 8 नंबर में क्वेश्चन है शायद, वो क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग पता चल गया कि अपने पथ पर पुनः लौट आएगी, ठीक है। सी से जाएगा तो सी से ही वापस लौट आएगा। देखिए सी से जा रहा है आपतित किरण तो परावर्तित होकर भी सी से ही ऐसे ही लौट आएगा। तो ये चीज़ तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। प्रकाश किरण मोटे कांच की पट्टी की सतह पर आपतित होती है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। ये चित्र में दर्शाया गया, ये मोटे कांच का क्या है? मोटे कांच की पट्टी की सतह पर आपतित होती है, ठीक है, आपतित हो रही है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश सतह पर रुक जाएगी, जो यहाँ पर सरफेस है, क्या यहाँ पर रुक जाएगा प्रकाश आकार? ऐसा तो नहीं होगा, आप लोग नहीं पढ़े होंगे ऐसा कभी। प्रकाश सतह से परावर्तित होती है परंतु अपवर्तित नहीं होते। परावर्तित बोल रहा है कि मतलब कि ये इस तरह से यहाँ से गुजर जाएगा, मतलब इधर नीचे तरफ नहीं आएगा, ऐसा बोल रहा है। क्या ऐसा होगा? तो जी बिल्कुल ऐसा भी नहीं होगा। प्रकाश सतह से अपवर्तित होती है परंतु परावर्तित नहीं होता। बोल रहा अपवर्तित तो होता है, मान लीजिए ये अभिलंब हो गया, यहाँ से इधर आया, अभिलंब की ओर झुक जाएगा ना, अभिलंब की ओर झुक गया
तो मतलब कि ये अपवर्तित हो रही है, लेकिन बोल रहा इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, बोल रहे इधर नहीं जाएगा, मतलब परावर्तित नहीं होगा। क्या ऐसा होता? तो ऐसा भी नहीं होगा। तो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन यही बचा, लास्ट ऑप्शन यही बचा, प्रकाश का आंशिक भाग परावर्तित होता है, मतलब कुछ भाग जो है ये परावर्तित भी हो जाएगा और कुछ भाग क्या होगा, अपवर्तित भी हो जाएगा। अपवर्तन मतलब तो जानते ही होंगे, इसमें डिटेल नहीं बताऊंगा। कुछ भाग परावर्तित होता है और कुछ भाग जो है आंशिक भाग होगा, यहाँ भाव लिख दिया, आंशिक भाग अपवर्तित होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, नीचे के 4 चित्र अवतल दर्पण को दर्शाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 4 चित्र दिया होना, जो कि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण तो आप लोग पहचान जानते ही है, जिसका फोकस एफ तथा वक्रता केंद्र सी है। सी डी एक वस्तु है, जो यहाँ पर दिख रहा है सी डी, सब जगह में दिख रहा होगा, जो कि पॉइंट सी पर रखा गया है, ठीक है, लेकिन टेढ़ा करके रखा गया है। सी डी जो है एक वस्तु है, यानी ऑब्जेक्ट है। कौन सा चित्र सही प्रतिबिंब सी को दर्शाता है? जो सी दिख रहा है, सी जो दिख रहा है वो इसका क्या है, सी डी का प्रतिबिंब है। तो बोल रहा कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब सी डी का कौन सा प्रतिबिंब यहाँ पर सही बनाया गया है, वो ऑप्शन को आप लोगों को टिक लगाना, वही चीज़ आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए मैंने बताया था 8 नंबर पे, सॉरी ये 5th नंबर पे ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे पर्सनली ये क्वेश्चन सबसे अच्छा लगा, ठीक है, क्योंकि इसमें गलती होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो आप लोग क्या पढ़े हैं अवतल दर्पण के बारे में? एक तो अवतल दर्पण को इस तरह से भी हम लोग डिनोट कर सकते हैं एंड इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए रे डायग्राम वगैरह सब कुछ आप लोग ड्रॉ करने सिखाएं पहले ही। तो पहले मैं इसी तरह ड्रॉ कर लेता हूँ अवतल दर्पण। ये हो गया मेरा अवतल दर्पण एंड आप लोग का जो है ये हो गया, आप लोग का यहाँ पर फोकस हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा गया, सी डी, ठीक है, सी डी रखा हुआ है। इसको सबसे पहले रे डायग्राम से बनाते हैं, उसके बाद 1-2 तरीका और बताएंगे ताकि आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो सके। कन्फ्यूजिंग में ही क्रिएट करूँगा कि क्या सही होगा, ठीक है। आप लोग सबसे पहले इसका रे डायग्राम से ही बनाते हैं। रे डायग्राम कैसे बनाते हैं हम लोग कि इसको पैरेलल ले गया, आई होप आपको दिख रहा होगा। पैरेलल ले जाते हैं जब मुख्य अक्ष के, तो कहाँ से होकर गुजरता है, ये तो आपका यहाँ, ये तो आपका हो जाएगा क्या, ये जो डॉट लाइन दिख रहे हैं ये क्या हो जाएगा, आप लोग का अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो नॉर्मल मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं नॉर्मल नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपतित किरण हो गया, परावर्तित होकर कहाँ से गुजरेगा, फोकस से होकर गुजरेगा, कुछ इस तरह से। अब मान लीजिए और एक हम लोग को रे पास कराना पड़ेगा, एक रे पास करा देते हैं फोकस से, जो कि कहाँ से गुजरेगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। तो पैरेलल हो गया, ये पैरेलल हो गया। अब दिख रहा होगा कि कटिंग बिंदु जहाँ पर होता है वहीं पे इमेज बनता है। कटिंग बिंदु तो आप लोग को यहाँ मिल रहा, यानी आप लोग बोलेंगे कि ये हो गया सी डी, सॉरी सी ई, इमेज का नाम सी ई है ना, तो ये सी ई हो गया। मतलब आप देख रहे हैं कि जो सी डी है उसका इमेज बन रहा है सी ई कुछ इस तरह से, और इस तरह से कहाँ पर, किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 1 में दिख रहा होगा। देखिए ऑप्शन 1 में ऐसा ही दिख रहा है ना, तो क्या ऑप्शन 1 सही हो जाएगा? तो जी बिल्कुल 1 सही नहीं होगा। तो गलती क्या हुआ, बनाया तो सही है लेकिन गलती क्या हुआ वो आपको समझना होगा। अभी समझाता हूँ। देखिए सबसे पहले देखिए, ये कोई ज़रूरी है क्या, ये कोई ज़रूरी है क्या कि कटिंग बिंदु यहीं पे होगा? ये कोई ज़रूरी है क्या ये इसी पॉइंट पे कट करेगा? जो यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है क्या इसी पॉइंट पर कट करेगा? ये कोई ज़रूरी है? ज़रूरी तो नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि ये मैंने तो कोई माप के नहीं मेजर किया है कि कितने सेंटीमीटर पर रखा हुआ और कहाँ पर ये कट करेगा, ये तो मैंने मेजर नहीं किया। मैंने तो एक कोई स्केल पर ड्रॉ नहीं किया, इतना जान लीजिए, कोई स्केल पर तो ड्रॉ नहीं किया। हो सकता है कुछ इस तरह से रे डायग्राम होगा तो कहीं और कटिंग बिंदु हो जाएगा, जैसे मैं अभी आप लोग बताता हूँ। कुछ इस तरह से यदि हो जाएगा, मान लीजिए ऐप से होकर गुजरा, मैं कुछ इस तरह से होकर गुजार दिया ऐप से, ठीक है। अब इसको फोकस से होकर गुजारा, इसको इसका जो है थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं मिरर को, मान लीजिए मिरर को थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है। एपर्चर मतलब जानते हैं ना, एपर्चर को थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है, एपर्चर को थोड़ा बड़ा कर दिए। अब बताइए, ये तो फोकस से होकर गुजर दिया, अब एक फोकस से लाएँ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरेगा। ये फोकस से गुजरा, अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला गया, मान लीजिए इस तरह से हम ड्रॉ किए, तब तो ये कटिंग बिंदु यहाँ पर आ जा रहा, कटिंग बिंदु यहाँ पर आ जा रहा। मतलब कि हम कोई स्केल पर ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से हम लोग को दिख रहा है। कहीं कटिंग बिंदु यहाँ पर भी आ जा रहा है, यहाँ पर भी आ जा रहा है, तो कुछ इस तरह से फिर सी ई बन जाएगा, जो कि इसका इमेज है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इमेज तो आपको ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, तो ये दोनों भी सही हो सकता है। तो अब हम लोग कैसे, ये कन्फ्यूजन हुआ ना कि कहीं यहाँ भी कटिंग बिंदु यहाँ भी, तो कहाँ हम लोग कैसे पता करें? आप लोग पढ़े होंगे इमेज को हमेशा सीधा रखते हैं तो उसमें आराम से बना लेते हैं, सीधा रखने पर आराम से बना लेते हैं, लेकिन ये टेढ़ा रखा हुआ इमेज, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा। सीधा रखते हैं सी पर तो वो सी पर ही बन जाता, सी से परे रखते हैं तो आप लोग पढ़े होंगे सी के परे रखते हैं तो कहाँ पर बनता है, ठीक है, सी और एफ के बीच में बन जाता। तो इस तरह से आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन इसको टेढ़ा रखा गया। अब इस कन्फ्यूजन को दूर कैसे किया जाए तो मैं आपको बताता हूँ, बने रहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं एक दूसरे तरीके से बनाता हूँ ताकि आप लोग का सही बन सके। ऑब्जर्व कीजिए किस तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये रहा आप लोग का अवतल दर्पण, कुछ इस तरह से है।
एंड ये मुख्य अक्ष, यहाँ पर आप लोग का फोकस हो गया, यहाँ पर सी हो गया, यहाँ पर वस्तु रखा गया सी डी। अब देखिए इसको किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप लोग ये पढ़ें, ये चीज़ पढ़ें कि यदि सीधा रखता है तो आप लोग ईजिली बना लेते हैं कि सी पर रखते हैं तो सी पर बनता सेम साइज का, यदि फोकस पर रखते हैं तो इन्फिनिटी पर बनता है बहुत बड़ा साइज का। ये सारा कुछ आप लोग पढ़े हैं। सी से परे रखते हैं तो सी और एफ के बीच में बनेगा, इससे छोटा साइज का, ये सारा कुछ पढ़े हैं, ठीक है। इसलिए मैंने रिवीजन करवाया था। अब देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, मैं ड्रॉ किस तरह से करता हूँ इसको। देखिए पहले आप लोग को एक चीज़ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। मान लीजिए मैं किसी पॉइंट के बारे में बात करता कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट जो ब्लू कलर के यहाँ पर दिख रहा हो, सी पर यदि एक पॉइंट रखें तो बताइए इस सी पॉइंट पर जो पॉइंट ब्लू कलर का रखा हुआ है उसका इमेज कहाँ पर बनेगा। ये मान लीजिए एक पॉइंट हम रख दिए सी पर, तो इस पॉइंट का इमेज कहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट का इमेज आप लोग का सी पर ही बनेगा। क्यों सी पर बनेगा, आप लोग पढ़े होंगे कि सी पर रखते हैं कोई वस्तु को तो उसका इमेज सी पर ही बनेगा। मान लीजिए मैं इस पॉइंट का जो अभी ड्रॉ किए, इस पॉइंट का मैं पूछूंगा कि इसका इमेज कहाँ पर बनेगा, तो ये देख सकते हैं आप लोग ये पॉइंट कहाँ पर लाई कर रहा है, कहाँ पर है ये पॉइंट बताइए। तो देखिए एफ और सी के बीच में ये पॉइंट दिख रहा होगा, देखिए एफ और सी के बीच में दिख रहा ना ये पॉइंट। तो जब भी एफ और सी के बीच में पॉइंट रखते हैं तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है बताइए। सी पर रखते हैं तो सी पर बनता है, और एफ पर रखते हैं तो कहाँ पर बनता है, इन्फिनिटी पर बनता है। तो यदि हम लोग सी और एफ के बीच में रखते हैं तो कहाँ पर बनता है, सी से परे बनता है ना। ये चीज़ तो आप लोग पढ़ेंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट का मैं यूज करने वाला हूँ। और यदि इस पॉइंट का हम लोग लेंगे तो इस पॉइंट का कहाँ पर इमेज बनेगा, देखिए ये पॉइंट कहाँ पर है। उससे अच्छा तरीका मैं और एक तरीका बता देता हूँ ताकि आप लोग का जो है ईजिली हो सके। मान लीजिए मैं एक इमेजनरी ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ, इमेजनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट है नहीं। मान लीजिए मैं एक इमेजनरी ऑब्जेक्ट जो है इस तरह से ड्रॉ किया जो कि बी डी है, बी डी को मैं इमेजनरी ऑब्जेक्ट बोल दिया। अब बताइए जो बी डी दिख रहा है आप लोग को, बी डी कहाँ पर रखा हुआ है, सी और एफ के बीच में रखा हुआ है। और जब भी सी और एफ के बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसका इमेज कहाँ पर बनता है, वो सी से परे बनता है। मतलब कि उसका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से, मान लीजिए यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और क्या बनता है ये भी आप लोग पढ़े होंगे कि ये जो बी डी है इसका इमेज बन गया ये, और इससे बड़ा बनेगा। ये पढ़े हैं ना, सी और एफ के बीच में रखने पर क्या होता है, उससे इमेज जो है ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। सी पर रखने पर सेम साइज का बनता है, लेकिन सी और एफ के बीच में रखने पर बड़ा बनता है। और ऐसा क्यों बना, इसका रे डायग्राम भी आप लोग जानते होंगे। रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, इस तरह से एक ले गए, यहाँ से फोकस से होकर गुजार दिए, यहाँ पर फोकस से आया और फिर यहाँ से गुजार दिया, तो मतलब इस तरह से बन जाएगा। समझिए रे डायग्राम आप लोग जानते होंगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है मान लीजिए कुछ इस तरह से बी डी से बड़ा ही बनेगा ना। मान लीजिए यहाँ पर हो गया हमारा ये पॉइंट हो गया बी एंड हो गया ये डी। ये चीज़ हम लोग को इमेजनरी एक इमेज भी बन गया। इमेजनरी ये बी डी जो था वो इमेजनरी हम लोग माने थे ना, वस्तु ऑब्जेक्ट माने थे इमेजनरी, और उसका जो इमेज बना कुछ इस तरह से बन गया, यहाँ पर कुछ इस तरह से बन गया। मतलब कि हम लोग का देख सकते हैं अब ईजिली हम लोग दिख रहा है जो डी पॉइंट है उसका इमेज, जो डी पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हैं, डी पॉइंट का इमेज कहाँ पर बन गया, यहाँ पर बन गया। तो अब ईजिली तो हम लोग फाइंड कर लिए। यानी हम पता करना चाह रहे थे कि किसी भी एक पॉइंट का आप इमेज ड्रॉ कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि सी पॉइंट का जो इमेज है वो तो यहीं पे बनेगा। अब मान लीजिए डी का या कुछ भी एक भी पॉइंट का यहाँ पर मान लीजिए बनता, तो ये दोनों को मिला देते तो वही चीज़ हम लोग को इमेज मिल जाता। समझ है क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग नहीं क्रिएट करना चाहता हूँ। मान लीजिए डी का आप लोग का इमेज यहाँ पर मिल गया, तो बताइए सी और डी को मिला दीजिए, तो ये हमारा बन गया क्या, ये एक्चुअल इमेज बन गया, ये एक्चुअल इमेज बन गया सी डी का। लेकिन ये थोड़ा बड़ा होगा। देखिए ये जो सी डी, ये सॉरी इमेज का नाम क्या दिया था, ई दिया था ना, तो यहाँ पर ई लिख दीजिए, सी डी ना लिख कर यहाँ पर ई लिख दीजिए, ठीक है। ये एक्चुअल सी जो इमेज है वो एक्चुअल इमेज हो गया। अब बताइए यहाँ पर सी डी जितना बड़ा है क्या सी भी उतना ही बड़ा होगा, जी बिल्कुल उतना बड़ा नहीं होगा, उससे बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि मैंने जब इमेजनरी एक ऑब्जेक्ट लिया था बी डी, तो इमेजनरी ऑब्जेक्ट का बी डी बड़ा होता इसका इमेज, यानी डी पॉइंट कुछ दूर में आता, डी पॉइंट कुछ दूर में आएगा तो सी मतलब डी नहीं ई बोलना चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट को ई बोल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट को जो है ई बोल रहे हैं, तो ये ई पॉइंट थोड़ा दूर में आएगा, और ई पॉइंट थोड़ा दूर में आएगा मतलब कि सी पॉइंट क्या होगा, सी ई का सी क्या होगा, सी डी से बड़ा होगा। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब कि देखिए ये ऑप्शन में भी उस तरह से ड्रॉ किया गया, इस ऑप्शन में भी, लेकिन यहाँ पर सी का जो लेंथ है वो सी डी से बड़ा है, लेकिन यहाँ सी का लेंथ जो है वो सी डी के इक्वल है, इसलिए ये ऑप्शन ना होकर ये ऑप्शन आप लोग करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आप लोग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या कहा जा रहा है, यदि नहीं समझ में आया तो फिर भी एक बार कमेंट कीजिएगा, हो सकता है मैं इसको एक डिटेल वीडियो ले आऊँगा इसी क्वेश्चन पर आधारित। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या है, प्रकाश किरण का विचलन होता है, मतलब कि डेविएशन मतलब क्या होता है, अपने पथ से
विचलित हो जाना, अपने पथ से इधर उधर डगमगा जाना, उसी को बोल सकते हैं विचलन। ठीक है, मान लीजिए कोई रे इस तरह से जा रहा, अब कुछ ऑब्जेक्ट वगैरह निकल गया तो उसका क्या होगा, ये इस तरह से इसको जाना चाहिए था और कुछ इस तरह से निकल गया, तो वो अपना पथ क्या हुआ, विचलन हो गया, विचलित हो गया। ठीक है, उसी को बोला जाए डेविएशन। ए डेविएशन इन द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कैन बी प्रोड्यूस, तो किसके द्वारा हम लोग हो सकता है, कांच के प्रिज्म द्वारा, परंतु कांच की पट्टी द्वारा नहीं। अभी कांच की पट्टी द्वारा तो बताए थे कि उसमें आप लोग का अपवर्तित होता है, मतलब अपवर्तन जहाँ होगा वहाँ पर तो विचलित होगा ही। तो देखिए ये आप लोग का ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी मतलब 3 सही हो जाएगा। बाय ग्लास प्रिज्म एज वेल एज रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, मतलब ग्लास प्रिज्म से भी आप लोग का ये हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो सकता है, एंड आप लोग का जो है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से भी मतलब अपने पथ से विचलित हो सकता है। ठीक है, डेविएशन हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किसी बिंदु पर विद्युत विभव 20 वोल्ट है। विद्युत विभव मतलब कि पोटेंशियल, तो पोटेंशियल को हम लोग भी से डिनोट करते हैं, 20 वोल्ट दिया हुआ है, एंड आप लोग का चार्ज दिया हुआ देखिए 0.5 कूलम का, तो क्यू क्या दिया हुआ 0.5 कूलम। ठीक है, 0.5 कूलम आवेश को ही चार्ज बोला जाता है। तो अनंत से उस बिंदु तक ले जाने में कार्य कितना होगा, तो आप लोग पढ़े होंगे V इज इक्वल टू W/Q, V इज इक्वल टू W/Q पर हैं, यानी W इक्वल टू क्या हो जाएगा VQ, W इक्वल टू VQ, V और Q को मल्टीप्लाई कर दीजिए, V इक्वल टू 20 दिया हुआ है एंड Q इक्वल टू 0.5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 10 जूल। 10 जूल किस में, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें क्या कहा जा रहा है, देखिए एक ऋण आवेश मतलब कि एक नेगेटिव चार्ज है, बिंदु ए से ए बी रेखा पर निकलती है, मतलब कि बिंदु ए ये हो गया और ये ए बी रेखा की ओर निकल रही है, ये माइनस क्यू मान लीजिए। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज है जो कि नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऋण आवेश लिखा हुआ ना, बिंदु ए से रेखा ए बी पर निकलती है। ठीक है, ए बी रेखा पर जा रही है, यहाँ से निकल कर यहाँ पर आ गए। ठीक है, ये चार्ज यहाँ से निकल के ए से निकल कर बी पर पहुँच गया। बिंदु ए पर विभव 15 वोल्ट है, यहाँ पर जो आप लोग का पोटेंशियल है वो कितना है, 15 वोल्ट का पोटेंशियल दिया हुआ है, तथा रेखा ए बी पर समान रूप से परिवर्तित होती है। बिंदु बी पर विद्युत विभव क्या होगा, तो बिंदु यहाँ इस पॉइंट पे आप लोग का कितना विभव होगा, कितना पोटेंशियल होगा, जैसे यहाँ पर पोटेंशियल 15 वोल्ट है ना, तो यहाँ कितना पोटेंशियल होगा वो हम लोग को पता करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, मैं चाहूँगा तो 3-4 तरीका तो बता ही सकता हूँ। एक तरीका इससे बता सकता हूँ जो अभी पढ़े ऊपर में, W इज इक्वल टू V की, इस तरीका से भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भी लेना है वो एक्चुअल में आप लोग को यहाँ चार्ज हो गया और एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस लेना होगा, W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। इससे भी निकाल सकता है, लेकिन इससे यदि मैं समझाने लगूँ तो आप लोग हो सकता है सही से समझ में ना आए, तो मैं आप लोग को ईजी लैंग्वेज में समझाऊँगा, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से समझाने की कोशिश करूँगा, जो विद्युत धारा है उससे समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आप लोग का ए बी दिया हुआ, ठीक है, ये भी दिया हुआ, इसको छोड़िए। सबसे पहले आप लोग ये जानते होंगे कि जो करंट है, जो विद्युत धारा आप लोग का है, वो कहाँ से फ्लो करता है, कैसे फ्लो करता है, वो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, ये तो आप लोग पता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इस तरह करंट का फ्लो रहता है। करंट को आई से मान लीजिए डिनोट कर दीजिए, जो विद्युत धारा है उसको आई से डिनोट कर दिए। ठीक है, तो विद्युत धारा का फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल से आप लोग का लोअर पोटेंशियल की ओर, ये एल है, लोअर पोटेंशियल से ओर, ठीक है, हायर से लोअर की ओर। और आप लोग पता होगा कि करंट का डायरेक्शन आप लोग कैसे देते हैं, इलेक्ट्रॉन के द्वारा आप लोग देते होंगे, इलेक्ट्रॉन के द्वारा देते हैं ना, कि इलेक्ट्रॉन का फॉलो जिधर होता है उसको अपोजिट हम लोग क्या करते हैं, करंट का फॉलो कर लेते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इस तरह से जा रहा, तभी तो इसका जो करंट का फॉलो है इस तरह होगा ना, हायर से लोअर। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये तो आप लोग पता होगा ना, जिधर इलेक्ट्रॉन गमन करती है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये तो आप लोग पता है। और इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, मतलब कि यहाँ से आप लोग ये चीज़ निकाल लिए कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा किधर फ्लो करता है, वो हमेशा देखिए लोअर से हायर की ओर फ्लो करता है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर। ये याद रखना है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, और हायर पोटेंशियल से लोअर की ओर पोटेंशियल कौन फ्लो करता है, हायर से लोअर की ओर, तो वो पॉजिटिव चार्ज होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर से लोअर की ओर फॉलो करता है। तो इसको हम लोग 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं करंट का फ्लो को, कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है। तो हम लोग मान सकते हैं कि जिधर पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है उसी के दिशा को हम लोग करंट की दिशा मान सकते हैं, विद्युत धारा की दिशा को मान सकते हैं। या फिर इसको और दूसरे तरीके में बोल सकते हैं कि जिधर नेगेटिव चार्ज फ्लो करता है, ऋण आवेश जिधर जाता है उसके विपरीत दिशा को हम लोग करंट का दिशा को मान सकते हैं, मतलब कि विद्युत धारा मान सकते हैं उसके विपरीत दिशा को। तो ये एक तरीका हो गया, आप लोग जान लिए कि जो नेगेटिव चार्ज है, अभी बताएं कि वो हमेशा लोअर से हायर की ओर फॉलो करता है, हमेशा लोअर से लोअर पोटेंशियल से हायर की ओर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ए बी दिया हुआ था, बताइए
ए बी दिया हुआ ना, ये 15 वोल्ट का दिया हुआ पोटेंशियल एंड ये नेगेटिव चार्ज था और फॉलो किधर हो रहा है, इधर। तो मैंने अभी बताया कि नेगेटिव चार्ज किधर फॉलो करता है, लोअर से हायर की ओर। तो लोअर ये हो गया, मतलब 15 वोल्ट जो है आप लोग को दिया हुआ, ये कहीं ना कहीं लोअर पोटेंशियल हो जाएगा, ये लोअर पोटेंशियल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हायर पोटेंशियल हो जाएगा। हायर पोटेंशियल बोलने का क्या मतलब है कि 15 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। अब बताइए 15 वोल्ट से ज़्यादा किस ऑप्शन में, बताइए 15 वोल्ट से ज़्यादा एक ही ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन 3 जो कि 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और एक तरीका बता दूँ क्या, क्या ये तरीका छोड़िए, ये और एक तरीका यदि बता दूँ तो आप लोग शायद समझ ना आए, वैसे मैं बता देता हूँ, यदि समझ में आएगा तो अच्छी बात है। ये 12 के कॉन्सेप्ट से, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है एंड यहाँ पे आप लोग का बी पॉइंट है और ये नेगेटिव चार्ज है। बताइए नेगेटिव चार्ज तो अपने आप उधर जा रहा है, नेगेटिव चार्ज अपने आप उधर क्यों जा रहा है, हो सकता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर डायरेक्ट करता है ना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज का जो है डायरेक्शन होता है। नेगेटिव चार्ज किधर जा रहा है, इधर हो रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज रहता तो पॉजिटिव चार्ज यदि इस डायरेक्शन में जाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में लगता, ठीक है। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके उसी के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फॉलो करता है, उसी के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगता है। इतना आप जान लीजिए, फोर्स जो लगता है उसी के डायरेक्शन में लगता है। यदि पॉजिटिव चार्ज रहता है तो फोर्स इधर लगता जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यदि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स इधर लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में। ये आप लोग समझिए। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर आता है, लोअर पोटेंशियल की ओर होता है। तो ये इससे तो आप लोग समझ गए कि जो ए पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल होगा, जो बी पॉइंट है वो हायर पोटेंशियल होगा। इससे भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ये पता नहीं आप लोग समझ में आया होगा या नहीं, लेकिन जो पहला कॉन्सेप्ट बताए थे, पहला तरीका से जो बताए थे वो तो समझ में आया ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। नीचे दिए गए चित्र से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखिए पी और क्यू दिया हुआ जो कि आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र रेखा दिखाया गया, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो कौन सा सही होगा वो पता करना। तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है, क्लोज लूप बनाता है। ये चीज़ तो आप लोग पढ़े होंगे ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म से क्लोज लूप, ये तो आप लोग पढ़े होंगे। तो क्लोज लूप किस में बना रहा है, देखिए पी में ही बना रहा है। देखिए इधर से जा रहा है एंड इधर से लौट आ रहा है। यहाँ क्लोज लूप बना रहा नहीं बना रहा, देखिए क्लोज लूप नहीं बना रहा ना। क्लोज लूप मतलब क्या, इस तरह से फॉलो करना होगा। क्लोज लूप मतलब क्या, इस तरह से, ठीक है क्लोज लूप। तो क्लोज लूप यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ पर तो देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, इधर भी एक ही डायरेक्शन में, इधर भी एक ही डायरेक्शन। तो ये क्लोज लूप थोड़ी बना रहा है, डायरेक्शन तो सेम ही है और यहाँ पर डायरेक्शन अलग अलग है। ये देखिए ये क्लोज लूप बनाया है ना, क्लोज लूप बनाया ना। क्लोज लूप मतलब जान रहे हैं ना, क्लोज लूप मतलब एक बार चक्कर काट रहा है और यहाँ पर चक्कर कहाँ काट रहे हैं, यहाँ से जा रहा, यहाँ तक गया, यहीं पॉइंट पर रुक गया। क्या आगे इधर बढ़ा, आगे नहीं बढ़ा ना, इस तरह आगे नहीं बढ़ा ना। यदि आगे बढ़ता तो ये भी हो जाता मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए पी चुंबक के बल पी चुंबक के बल रेखा दर्शाती है परंतु क्यों नहीं, यानी ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कहा जा रहा है, नाभिक विखंडन में इनमें से कौन सा तत्व सबसे अधिक उपयोग होता है। तो इसका आंसर आप लोग का यूरेनियम होगा, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। प्रकाश किरण अभिलंब से दूर चली जाती है। कुछ इस तरह से मान लीजिए ये आप लोग का प्रकाश किरण आ रहा है, ये आप लोग का अभिलंब हो गया, तो बोल रहा है अभिलंब से दूर चला जाता। आना चाहिए तो इसको इस तरह, लेकिन अभिलंब से दूर हो गया, इस तरह चल गया, इस तरह से चल गया। तो बोला जा रहा है कि क्यों चला जाता है, कौन से माध्यम में जाता है, ये आप लोग पता होना चाहिए। कौन सा माध्यम में जाता है, प्रकाश किरण अभिलंब से दूर कौन सा माध्यम में जाता है, विरल माध्यम में। तो विरल माध्यम किस में, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। सघन माध्यम होता तो अभिलंब की ओर झुक जाता है, ये तो आप लोग पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। चित्र में परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम है। देखिए यहाँ पर 4 प्रतिरोधक दिया गया है और जिस प्रतिरोध दिया है उसका क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है 18 ओम दिया गया है। तो डी का कितना प्रतिरोध होगा वो हम लोग को पूछा जा रहा है। यहाँ पर डी जो है, यहाँ इसका कितना प्रतिरोध होगा वो पूछा जा रहा है। तो देखिए ये सारा जितना भी 4 ठो दिया हुआ है आप लोग का, जो रेजिस्टेंस 4 को दिया हुआ है वो क्या है, चारों सीरीज में दिया गया है, श्रेणी क्रम में दिया हुआ है। तो श्रेणी क्रम का आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, R1 + R2 + R3 + R4। तो R1 कितना हो गया 2 प्लस R3 कितना, R2 कितना हो गया 3 और R3 कितना हो गया आप लोग को 4 एंड R4 कितना हो गया D मान लीजिए। तो D का ही निकालना है। आर इक्विवेलेंट कितना दिया, 18 ओम दिया हुआ, तो इधर से कितना हो गया 4 3 7 2 9 प्लस D। तो D का रेजिस्टेंस कितना हो गया बताइए, D = 9 ओम। 9 ओम किस में, ऑप्शन 4 में। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है ना, सबको जोड़कर होना चाहिए कितना 18 ओम। तो सबको जोड़कर कितना हो रहा है 2 3 5 5 4 9, बचा हुआ कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, तभी तो सबको जोड़कर 18 ओम होगा, समझ गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम ए, अच्छा हिंदी में आप लोग एक्सप्लेन करना है ना। प्रकाश किरण एक माध्यम जिसका अपूर्णांक n1 है से दूसरे माध्यम जिसका अपूर्णांक n2 है में जाती है। आपतन कोण का मान i तथा अपवर्तन कोण का मान r है। तो क्या पूछा जा रहा है, साइन i बस साइन r। ठीक है, तो ये आप लोग स्नेल नियम के आधार पर हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से दिया हुआ है, मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका मीडियम जो है ये आप लोग n1 है, इसका अपूर्णांक, और इधर है n2। प्रकाश किरण यहाँ से आपतित हो रही है। ठीक है, ये आप लोग का अभिलंब हो गया। यदि देखिए, यदि n1 जो n2 है, सॉरी n2 जो है, यदि n1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये इधर झुक जाएगा, मतलब कि जाना चाहिए इसको इस तरह से। लेकिन n2 यदि n1 से बड़ा होगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, और यदि n2 जो है n1 से छोटा होगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, अभिलंब से दूर चला जाएगा, और बड़ा होगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। ठीक है, दोनों मैंने पॉसिबिलिटी ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। हम लोग को पूछा जा रहा है साइन आई बस साइन आर। ये हो गया हमारा एंगल आई, ये एंगल आई हो गया, एंड ये एंगल क्या हो गया, ये एंगल आर हो जाएगा। मान लीजिए कोई भी एक होगा, या तो ब्लू वाला कलर होगा या फिर ये वाला कलर होगा, जो आप लोग का अपवर्तित होकर किधर जाएगा वो आप लोगों को बताना है। कि यहाँ पर दिया गया नहीं है ना कि n2 बड़ा है कि छोटा है। यदि n2 बड़ा होगा तो इधर जाएगा, और n2 छोटा है तो इधर जाएगा ब्लू वाला में। ठीक है, तो आप लोग एक चीज़ पढ़े होंगे, एक चीज़ क्या पढ़े हैं बताइए, स्नेल्स लॉ में क्या पढ़े हैं। तो बताइए अब स्नेल्स लॉ लगाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि आप लोग लिख सकते हैं n1 जो ऊपर वाला था, यहाँ पर n1 था और यहाँ पर n2 था, और यहाँ पर क्या बन रहा था एंगल आई, और वो नीचे क्या बन रहा था एंगल आर। तो इस तरह से हम लोग स्नेल्स लॉ लगाकर क्या लिख सकते हैं, n1 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2 इंटू साइन आर, ये लिख सकते हैं। अब बताइए साइन आई बाय साइन आर पूछ रहा ना, तो साइन आई बाय साइन आर यहाँ से आप लोग को क्या दिख रहा है बताइए, यहाँ से दिख रहा है n2 बाय n1। n2 बाय n1 किस में है बताइए, n2 बाय n1 ऑप्शन 4 में है, तो ऑप्शन 4 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आइरिस की मांसपेशी नियंत्रित करती है। तो इसका तो आप लोग को पता होगा, आंसर नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा, पुतली के द्वार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उम्रदार व्यक्ति द्वारा सिलियरी में मांसपेशी के कमजोर होने के कारण नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाने को क्या कहते हैं, ये हम लोग पूछा जा रहा है। तो इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं, ऑप्शन 3 से सही जवाब होगा। 16 की ओर चलते ही किस प्रक्रिया के अंतर्गत स्वच्छ आकाश का रंग जो है नीला आप लोग को दिखाई देता है। तो इसका आंसर ऑप्शन 2 प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, देखिए इस क्वेश्चन, ये आप लोग ये फॉर्मूला से कितना क्वेश्चन पूछा गया, W इज इक्वल टू वी क्यू से, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू W बाई क्यू, इसी पर आधारित है ना। जूल पर कूलम किसका आप लोग का यूनिट है वो पूछा जा रहा है, जूल पर मतलब किसका समकक्ष है ये पूछा जा रहा है। तो जूल पर कूलम यही तो हुआ ना, वर्क का जो आप लोग का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है, और यहाँ पर चार्ज क्या होता है, कूलम होता है। तो यही तो हुआ जूल पर कूलम, और ये किसके बराबर हो गया, पोटेंशियल का, पोटेंशियल के बराबर हो गया ना। और पोटेंशियल का आप लोग का क्या होता है ऐसा यूनिट, वोल्ट होता है। तो वोल्ट किस में आप लोग का ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, चुंबक बल रेखा का उपयोग किसके दिशा की जानकारी के लिए किया जाता है। तो ये तो आप लोग को पता होगा, ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लीजिए इस तरह से कुछ आप लोग का रहता है, आप लोग का इस तरह से आप लोग का निकल रहा है कुछ, तो इसका जो यहाँ पर किसी भी यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वही टेंजेंट हम लोग क्या दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन दिखाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबक क्षेत्र की दिशा का जानकारी हम लोग को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, इसमें क्या कहा जा रहा है, एक प्रतिवर्ती धारा जनरेटर को विद्युत उपकरण के साथ जोड़ा गया, आर्मेचर के 10 चक्कर लगाने पर उपकरण में धारा अपनी दिशा कितनी बार बदलती है, यह हम लोग पूछा जा रहा है। एन एसी जनरेटर इज कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इन 10 रिवोल्यूशन ऑफ द आर्मेचर, द करंट इन द अप्लायंस चेंजेस डायरेक्शन। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक बार घूमने में ना, एक बार चक्कर लगाने में दो बार अपना दिशा बदलता है। मतलब कि इसको इस तरह से भी बोल सकते हैं कि आधा चक्कर में एक बार अपना दिशा को बदल लेता है, आधा चक्कर में एक बार दिशा को बदल लेता है जो एसी जनरेटर। ठीक है, आधा चक्कर में एक बार बदलता है, मतलब कि एक चक्कर में क्या है 2 बार अपना दिशा को बदलेगा, एक चक्कर में 2 बार दिशा को बदलेगा। तो यहाँ 10 चक्कर है, तो 10 चक्कर में कितने बार दिशा को बदलेगा, 20 बार। तो 20 बार किस में, ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद 21 से आप लोग का 40 तक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो गया, डिटेल में एक्सप्लेन किया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबक के क्षेत्र में धारा बहती तार पर कार्यरत बल की दिशा निर्धारित करती है। तो इसका आंसर तो आप लोगों को पता होगा, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो एक लाइक जरूर कीजिए, और चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब एंड इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। 21 से 40 तक नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँ।